PT365 के बारे में हम बात करने वाले हैं। अपडेटेड मटेरियल 2 है, ये मई से लेकर जनवरी के करंट अफेयर्स हैं। हमने लास्ट लेक्चर में इकोनॉमिक्स कवर करा था और इसकी 3 वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट है पूरी, आप देख सकते हो इकोनॉमिक्स के। ये 4th लेक्चर होगा। 3.6 से हम स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से। लास्ट हमने कॉर्न एंड कल्टिवेशन तक ओवर कर लिया था, तो 3.6 से लेके पूरा कोशिश करेंगे ख़त्म करें ये इकोनॉमिक्स वाला लेक्चर। तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। बात करते हैं इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ये पहली न्यूज़ है सेमीकंडक्टर की। गवर्नमेंट ने रिपोर्टली बड़ी सारी चीज़ें प्लान करी है जो ऑफर करता है 1 बिलियन कैश हर कंपनी को जो सेटअप कर रहा है सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में। अब सेमीकंडक्टर बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा क्या है। एक फिजिकल सब्सटेंस है जो डिज़ाइन इस तरह से है कि वो मैनेज करता है और कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में और इक्विपमेंट में। ये अलाउ नहीं करता फ्रीली फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट या रिपील करता है करंट को कम्प्लीटली। तो सेमीकंडक्टर एसेंशियल कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, इनेबल करता है एडवांस कम्युनिकेशन में, कंप्यूटिंग में, हेल्थ केयर, मिलिट्री सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन, क्लीन एनर्जी, काउंटलेस अदर एप्लीकेशन। जनरली ये सिलिकॉन का होता है, जर्मेनियम का होता है और प्योर एलिमेंट्स में यूज़ होते हैं। सेमीकंडक्टर क्रिएट करता है एडिंग इम्प्योरिटीज टू द एलिमेंट। कंडक्टेंस और इंड्यूसटेंस जो है इसके एलिमेंट के डिपेंड करता है टाइप क्या है और इंटेंसिटी क्या है एडिड इम्प्योरिटीज़ की। 2 बेसिक टाइप के होते हैं सेमीकंडक्टर। एक होता है एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर है वो यूज़ होता है कंडक्टेंस में जिसका हाई है या जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। पी टाइप में यूज़ होता है जब इंडक्टेंस जो है हाई होती है और यहाँ पे लेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप देख सकते हो दोनों में चीज़ें हायर कॉमन है बट इलेक्ट्रॉन्स एक में ज़्यादा है एन टाइप में और पी टाइप में कम है। ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है यूएस, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान ने डोमिनेट करी है। यूएस का जो मार्केट शेयर है 47% है, उसके बाद साउथ कोरिया का है 19%। अब इंडिया बहुत ट्राई कर रहा है कि वो फैसिलिटेट करे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का। तो टैकल करने के लिए ग्लोबल शॉर्टेज को, क्योंकि बड़े सारे सर्च आए डिमांड में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं कोविड-19 के बाद स्पेसिफिकली। जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो अपना खुद का चिप बना रही हैं ताकि वो डिपेंडेंसी ना करे। बड़े सारे जो ये लीडर्स हैं यूएस या जो कंट्रीज़ जो ज़्यादा मैन्युफैक्चर करती है अपने इंडिपेंडेंट रहे, ठीक है। सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है स्मार्टफोन का वर्ल्ड में चाइना के बाद, और चिप जो है इसका सेंटर है डिवाइसेस का। बड़े सारे नई टेक्नोलॉजी जो है जैसे आ रही है 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, उनमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इन चिप्स का। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा जो स्ट्रैटेजिक रिक्वायरमेंट है उसमें बड़ी सारी कंट्रीज नहीं डिपेंड करना चाहती इंपोर्ट पे। कुछ एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डिफेंस या पावर के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा रिड्यूस करते हैं इंपोर्ट बिल अगर हम इंडिया खुद बनाए और डिपेंडेंट ना हो इंपोर्ट्स पे। तो इंडिया का जैसे अभी स्टैट्स की बात करें, इंडिया कंज्यूम करता है 21 बिलियन वर्थ सेमीकंडक्टर 2019 के हिसाब से, और ये सर्वे किसने करा था, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन, तो IESA ने करा था ये। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है इसका, इनोवेशन में बड़ा उतर जाता है यहाँ पे। प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का होता है लार्ज स्केल पे होता है, वो एक्सपोर्ट करता है इंडिया की इंडस्ट्री को फॉरेन कंपटीशन में, आइडियाज़ में, और हेल्प करता है इंप्रूविंग कैपेबिलिटी जो इनोवेट करते हैं फ्यूचर में। स्टेप्स क्या लिए गए हैं ये इंपॉर्टेंट है। 100% FDI अलाउ कर दिए ऑटोमेटिक रूट में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। इसके अलावा नेशनल पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिक लॉन्च 2012 में हुई थी जो अट्रैक्ट करती है ग्लोबल डोमेस्टिक कंपनीज। वो इन्वेस्ट करती है इन सारे कंपनीज़ में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सेक्टर हो गया जो इंडिया में। इसके अलावा यूनियन बजट 2017-18 में इंक्रीज़ हुआ है एलोकेशन ऑफ इंसेंटिव स्कीम्स, जैसे आपका मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम एमसेप्स, और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड। ये प्रोवाइड करती है और बूस्ट करती है सेमीकंडक्टर एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में।
नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम। ये प्रोवाइड करती है 50% का कॉस्ट डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉमन फैसिलिटीज़, जैसे ग्रीन फील्ड क्लस्टर हो गया। 75% कॉस्ट रहती है ब्राउन फील्ड क्लस्टर्स के लिए। इसके अलावा यूनियन कैबिनेट ने रिकॉन्स्टिट्यूट करा है, एम्पावर्ड कमेटी बिठाई है जो सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करता है। इसके अलावा IESA जो है आपका, जो जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन, ने ESDM इंडस्ट्री के बारे में बोला है कि वो बेनिफिट करेगी गवर्नमेंट से और मेक इन इंडिया कैंपेन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल देखता है 10,000 करोड़ तक का, 1.5 बिलियन, जो नेक्स्ट 2 ईयर्स में आएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने लॉन्च करा एक ऑनलाइन पोर्टल जिसका नाम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, PLI-FPI। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग चैंपियंस है जो कॉमोनरेट करती है इंडिया का नेशनल रिसोर्स इंडाउमेंट, सपोर्ट करती है इंडियन ब्रांड्स को, इंडियन ब्रांड्स के जो फूड प्रोडक्ट्स है इंटरनेशनल मार्केट पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो इसका आउटले जो है 10,900 करोड़ का है। ये स्कीम जो है 6 साल की पीरियड पे होगी, 2021 से लेकर 22 तक के, फिर 2026 से 27 तक का। 2 कंपोनेंट है, एक तो इंसेंटिव करता है मैन्युफैक्चरिंग को 4 मेजर फूड सेगमेंट्स पे, मिलेट बेस्ड प्रोडक्शन, प्रोसेस्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मराइन प्रोडक्ट्स और मोज़रेला चीज़। सपोर्ट करता है ब्रांडिंग और मार्केटिंग अब्रॉड के। इसके अलावा इनोवेशन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे होता है SME, जिसमें बड़ी सारी चीज़ें आती है, जैसे एग्स हो गया, पोल्ट्री मीट हो गया, एग प्रोडक्ट्स हो गया, इस सेगमेंट में जो कवर्ड है अबव कंपोनेंट में। इसके अलावा जो स्कीम है ओपन है प्रोप्राइटरी फर्म के लिए या पार्टनरशिप फर्म पे जो भी रजिस्टर्ड है इंडिया में, और कोऑपरेटिव्स जो है SME और जो एप्लीकेशन दे रहे हैं अप्रूवल के लिए कवरेज स्कीम के अंडर, वो सारे एलिजिबल है। इसके कवरेज जो PLI स्कीम में है वो इफेक्ट नहीं करेगा एलिजिबिलिटी कोई भी अदर स्कीम में, और वाइस वर्सा जैसी चीज़ें। तो इम्पॉर्टेंट है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का। अब इसको सनराइज सेक्टर भी बुलाता है क्योंकि ये सेक्टर ग्रो कर रहा है रैपिडली और ये मेन स्टे करेगा इकोनॉमी के लिए फ्यूचर में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आप बेसिक चीज़ें हैं तो देख सकते हो। अब ये जो सेक्टर है इंगेज करता है अप्रॉक्सीमेटली 1.9 मिलियन पीपल को। इसका मतलब है 11.6% शेयर टोटल एम्प्लॉयमेंट में इससे आता है। कंट्रीब्यूट करता है 8.80 और 8.39% ग्रॉस वैल्यू एडिशन का मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर रिस्पेक्टिवली। इसके अलावा 32% जो कंट्री का टोटल फूड मार्केट है वो रैंक्ड है 5th इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सपोर्ट और एक्सपेक्टेड ग्रोथ का। इसके अलावा 10.7% जो है शेयर इंडिया में वो एक्सपोर्ट्स है। आउटपुट जो है वो एक्सपेक्टेड है कि वो रीच करेगा 535 बिलियन का 2025-26 तक का। पोटेंशियली अट्रैक्ट करता है 33 बिलियन पीपल का इन्वेस्टमेंट का और जनरेट करता है 9 मिलियन पीपल का एम्प्लॉयमेंट 2024 तक का। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी टूरिज्म सेक्टर जो इंडिया में है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कवर करनी है। तो पहले हम देख लेते हैं स्कीम जो आती है आपकी संपाद योजना की, ठीक है। टूरिज्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे। संपाद योजना में मेगा फूड पार्क्स बनेंगे जो प्रोवाइड करेगा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फूड प्रोसेसिंग, जिसमें वैल्यू चेन के हिसाब से होगी फ्रॉम फार्म टू द मार्केट। 22 मेगा फूड पार्क्स होंगे जो ऑपरेशनल होंगे, आउट ऑफ 37 अप्रूव हो गए हैं फरवरी 2021 के हिसाब से। इसके अलावा इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन होगा, वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्रिएट करता है एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन कैपेसिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स का क्रिएट करता है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज। फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसमें है। अदर इनिशिएटिव की बात करें तो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम है जिसका एब्रीविएशन है टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो, जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स है, प्रोवाइड करते हैं 50% सब्सिडी ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज नोटिफाइड फूड्स पे। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान संपद योजना जो हमने संपद अभी देखा है, जो स्कीम है एग्रो मरीन प्रोसेसिंग डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर का। इसका मेन है कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। तो 2 स्कीम होगी, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम जो आपका पोटैटो, ऑनियन और टोमेटो और जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल हैं प्रोवाइड करते हैं 50% आपका सब्सिडी, और फिर प्रधानमंत्री किसान संपद योजना, तो हमने इसका भी प्रोविजन देख लिया है।
नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम, प्रमोट करता है फॉर्मलाइजेशन इस सेक्टर का। और लास्ट है ड्राफ्ट नेशनल फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2019 का, जो कि ले डाउन करते हैं क्लियर रोड मैप अनहिंडर्ड ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। रिसेंटली अभी न्यूज़ क्या आई है इम्पॉर्टेंट है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक ड्राफ्ट निकाला है नेशनल स्ट्रेटजी और रोड मैप फॉर डेवलपमेंट प्रमोशन ऑफ टूरिज्म का। इसमें ओवरव्यू की बात करें तो आप देख सकते हो वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के हिसाब से WTC है टूरिज्म और ट्रैवल जो है TT, इन्हें रैंक करा है इंडिया को 10th अमंग्स 185 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म और ट्रैवल जो कंट्रीब्यूट होता है GDP को 2019 में। इसके हिसाब से कंट्रीब्यूशन जो होता है 8% होता है टोटल एम्प्लॉयमेंट का, और ये जो आपका टूरिज्म सेक्टर है 6.8% कंट्रीब्यूट करता है टोटल GDP का इकोनॉमी पे। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग जो होती है टूरिज्म से होती है, जहाँ पे 30.6 बिलियन का होता है 2019 में, जो कि इंक्रीज़ हो गया है 2018 से। शेयर इंटरनेशनल टूरिज्म का वो अगर 2019 की बात करें तो 1.23% है। टॉप सोर्सेज कहाँ हैं फॉरेन टूरिस्ट अराइवल के? ये टॉप सोर्सेज जो सोर्स मार्केट है आपका फॉरेन टूरिस्ट अराइवल का FTA का 2019 में, वो आपका सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से आते हैं, US से आते हैं, UK से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, मलेशिया, सिंगापुर, जर्मनी, रशिया। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की बात करें, नोडल एजेंसी है, फॉर्मुलेट करते हैं नेशनल पॉलिसी प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रमोशन टूरिज्म का। मिनिस्ट्री ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे बड़े सारे जो देखते हैं ये मिनिस्ट्री। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी, और IHM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। इंडियन क्यूलिनरी इंस्टीट्यूशन ये भी है। इसके अलावा इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर है। रीसेंट इनिशिएटिव क्या है जो प्रमोट करते हैं टूरिज्म का? पहला है वीज़ा फैसिलिटीज़ जो है वो एक्सटेंड कर दिया 169 कंट्रीज़ को, जिसमें 5 कैटेगरीज के अंडर आते हैं: टूरिज्म वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, मेडिकल वीज़ा, मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा, कॉन्फ्रेंस वीज़ा। ट्रिपल एंट्री परमिट है फॉर मेडिकल वीज़ा के लिए या फॉर मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा के लिए, ठीक है, उसके लिए ट्रिपल एंट्री परमिट है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का 2 मेजर स्कीम है, डेवलपमेंट और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हिस्टोरिकल प्लेसेस आता है और हेरिटेज साइट आता है, जिसमें आपका आता है स्वदेश दर्शन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स। इस स्कीम के अंडर 15 थीमेटिक सर्किट है जो आइडेंटिफाई होती है, डेवलप करती है, जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है सर्किट है, बुद्धिस्ट सर्किट है, हिमालयन सर्किट है, कोस्टल सर्किट है, कृष्णा सर्किट है, डेजर्ट सर्किट है, ट्राइबल सर्किट है और बड़े सारे सर्किट्स है। इसके अलावा प्रसाद की बात करें, पिलग्रिमेज, रिन्यूवेशन, स्पिरिचुअल हेरिटेज, आर्गुमेंटेशन ड्राइव। इस स्कीम के अंडर 51 साइट्स है जो आइडेंटिफाई होते हैं, प्रेजेंट 28 स्टेट्स में है डेवलपमेंट के। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने आइडेंटिफाई करा है 17 आइकॉनिक साइट्स में कंट्री में। डेवलपमेंट के बाद आपका आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का होता है। इंक्रेडिबल इंडिया 2.0 कैंपेन भी है जो टूरिज्म मिनिस्ट्री के अंडर आता है, वो शिफ्ट करता है जेनरिक प्रमोशन का, और यहाँ पे इंडियन का जो इमेज है वो ग्लोबल लेवल तक फैलाना है, ठीक है। इसके अलावा RCS उड़ान 3 कनेक्टिविटी इम्प्रूव करती है 46 टूरिज्म रूट्स का, इसमें बेटर कनेक्टिविटी आती है इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस पे। रिसेंटली सेंटर ने अनाउंस करा है फ्री वीज़ा 5 लाख टूरिस्ट के लिए, और लोन ग्रांटेड स्कीम भी सपोर्ट करती है रिकग्नाइज टूरिस्ट या टूर ऑपरेटर्स को, टूरिस्ट गाइड्स को जो बिजनेस में है और जिनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आई है कोविड-19 के बाद। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी वन नेशन वन स्टैंडर्ड, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। रिसेंटली रिसर्च डिज़ाइन और स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ने जो इंडियन रेलवेज़ की है, RDSO रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने पहली इंस्टीट्यूशन बनाया जिसने डिक्लेयर करा है स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन अंडर वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन, जो कि है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का। न्यूज़ में क्या है, पार्टनरशिप का जो है आपका RDSO का एक सोल R&D विंग है रेलवे मिनिस्ट्री का, रीअलाइन करती है स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन प्रोसीजर
एज पर द कोड जो गुड प्रैक्टिसेस है, गुड प्रैक्टिसेस जो WTO टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड का है, यहाँ पे RDSO इनिशिएटिव जो है रिकग्निशन देता है SDO अंडर द BIS SDO रिकग्निशन स्कीम के अंडर। जो स्कीम है BIS इन्विसाज करता है रिकग्निशन ऑफ अदर SDO जो अटेंड करता है वन नेशन वन स्टैंडर्ड के अंदर। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं, वन नेशन वन स्टैंडर्ड क्या है और दूसरा WTO का टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड क्या है। तो WTO का टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड का ये है, एक इंडिया सिग्नेटरी है WTO का TBT एग्रीमेंट का, जो इंश्योर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंटल स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज जो ऑपरेट करती है इंडिया के अंदर ही। ये एक रीजनल स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज़ है जो इंडिया के अंदर है, एक्सेप्ट करती है, कंप्लाई करती है कोड ऑफ गुड प्रैक्टिस, जो कि प्रिपरेशन, अडॉप्टेशन, एप्लीकेशन स्टैंडर्ड्स का देखती है, एनेक्स 3 ऑफ WTO TBT एग्रीमेंट। इसके अलावा जो मेन पॉइंट है कि वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम है क्या, तो ये सिनर्जाइज करती है स्टैंडर्ड और जो अडॉप्ट करते हैं बड़ी सारी SDO कंट्री में। इनका जो आइडिया है वो डेवलप करती है एक टेम्पलेट स्टैंडर्ड का, जो एक प्रोडक्ट दिया जाता है इंस्टेड ऑफ मल्टीपल एजेंसी जो सेटअप करती है, क्योंकि एक जो एजेंसी है वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकती है rather than अगर आप मल्टीपल चीज़ें करते रहोगे। करंटली BIS जो है ब्यूरो ऑफ जो है आपका इंडियन स्टैंडर्ड्स की बात जो है वो नेशनल बॉडी है जो फ्रेम करती है स्टैंडर्ड्स, बट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन और PSU अडॉप्ट करते हैं स्टैंडर्ड्स को और इनकी स्पेसिफिक डोमेन्स को। फॉर एग्जांपल फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है जो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो फूड स्टैंडर्ड्स पे देखती है, वाइल जो ऑटोमेटिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की वो स्टैंडर्ड देखती है ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की, ठीक है ना। तो इसमें कुछ एग्जांपल है, जैसे मैंडेटरी हॉल मार्किंग और गोल्ड ज्वेलरी, जैसे ज्वेलरी में आपने देखा होगा मार्क होता है, हॉल मार्किंग होती है, वो आई थी आपकी जून 16 में फेज मैनर में आई थी। ज्वेलर्स को वो अलाउड है कि वो सेल कर सकते हैं 14, 18, 22 कैरेट ऑफ गोल्ड ज्वेलरी। गवर्नमेंट ने एग्जाम्पशन दिया है मैंडेटरी हॉल मार्किंग गोल्ड्स का कुछ वॉचेस पे, फाउंटेन पेन्स पे, स्पेशल टाइप्स ऑफ ज्वेलरी जैसे कुंदन हो गया, पोल्की हो गया, जूड़ा हो गया। गोल्ड हॉल मार्किंग एक प्योरिटी सर्टिफिकेशन होता है और ये इन्वॉल्व वॉलंटरी होता है नेचर में। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स रन कर रही है हॉल मार्किंग स्कीम गोल्ड ज्वेलरी का 2000 से। 40% जो है गोल्ड ज्वेलरी वो हॉल मार्क होती है। बेनिफिट क्या है हॉल मार्किंग का कि इससे पता चलता है क्रेडिबिलिटी ज्वेलरी की और प्रोटेक्ट करते हैं बायर्स को कि वो उनको ना घटिया माल ना मिल जाए। इनिशिएटिव क्या है जो स्टैंडर्डाइजेशन में हेल्प करता है इंडिया में, या इंडिया ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं। पहला है इंडियन नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जो करंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट है, जो सेक्टर्स में अक्रॉस बड़ी सारी चीज़ें होती है। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है। पॉलिटी डायरेक्टर्स जो है डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता है और ट्रेड करता है गुड्स एंड सर्विसेज पे। फॉर्मुलेट करता है इंडियन स्टैंडर्ड्स को, वन ऑफ द कोर एक्टिविटीज़ है BIS का। एक्टिविटी 17 डिवीजन काउंसिल पे रिप्रेजेंट करती है डाइवर्स एरिया ऑफ इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी जैसे सिविल इंजीनियरंग हो गया, इलेक्ट्रो टेक्निकल हो गया, केमिकल सर्विसेज हो गया। नेक्स्ट है पंचन इनिशिएटिव, ये ऑर्गेनाइज करती है, स्टैंडर्डाइज करती है इंडियन हैंडीक्राफ्ट का। गवर्नमेंट रजिस्टर करती है अप्रॉक्सीमेटली 22.85 लाख आर्टिसन को पंचन इनिशिएटिव के अंडर। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स जो है इंश्योर करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स को। QCO जो है इशू होते हैं बड़े सारे मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में। कुछ स्टैंडर्ड्स जो अप्लाई होते हैं इंडिया में, ये इंपॉर्टेंट है। मार्क जो आप देख सकते हो, ISI का मार्क जो है सर्टिफाइंग एजेंसी कौन सी है, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ये मैंडेटरी होता है प्रोडक्ट्स पे, स्पेसिफिकली जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, बट कुछ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स वॉलंटरी होते हैं। BIS हॉलमार्क BIS पे होता है, ये वेरीफाई करता है ज्वेलरी का क्या स्टैंडर्ड है जो BIS ने सेटअप करा है। फिर आपका आता है फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर मार्क, ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर आता है, सर्टिफिकेशन करता है, मार्क करता है मैंडेटरी जितने भी प्रोसेस्ड फ्रूट्स प्रोडक्ट्स हैं जो इंडियन मार्केट में सोल्ड आउट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंडर। इसके अलावा इंडियन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की बात करें तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स जो है एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर है, अपेडा। सर्टिफिकेशन मार्क जो है ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड होता है फूड प्रोडक्ट्स और मैन्युफैक्चर होता है इंडिया में।
इसके अलावा एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात करें, एगमार्क, तो ये डायरेक्टोरेट है मार्केटिंग इंस्पेक्शन का, लीगली इन्फोर्स है इंडिया में, और यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। ग्रेडिंग और मेकिंग होता है एक्ट का 1937 में, और अमेंड हुआ था 1986 में। इसके अलावा जो सेकेंड लास्ट न्यूज़ है वो है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, जो न्यूज़ में थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूज़ में। ये हम स्टार्ट कर रहे हैं, 3.9 है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की बात करें, AIF, तो लेबर मिनिस्ट्री ने नोटिफाई करा है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं 5% AIF में, ताकि वो इंफ्रा पुश को सपोर्ट करे। AIF मतलब क्या है, एक फंड है जो इस्टेब्लिश हुआ है, इनकॉर्पोरेट करता है इंडिया का, प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट होती है यहाँ पे, जो कलेक्ट करते हैं फंड्स, सोफिस्टिकेटर्स या बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे लेते हैं, चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेनर्स, वो इन्वेस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसके हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो इन्वेस्टर्स को बेनिफिट करे। सेबी इसने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है AIF को। पहला है वेंचर कैपिटल फंड, जो कैटेगरी 1 में आता है। कैटेगरी 2 की बात करें तो प्राइवेट इक्विटी आती है फंड्स की। कैटेगरी 3 की बात करें तो हेज फंड्स आते हैं इसके। एस्क्रो अकाउंट की बात करें तो रिसेंटली सिक्योरिटीज एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल ने अलाउ करा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को कि वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6085 करोड़ का डिपॉजिट हुआ है एस्क्रो अकाउंट में। क्वेश्चन आता है एस्क्रो अकाउंट क्या है। एस्क्रो अकाउंट वो फंड है या एसेट है जो ट्रस्ट है थर्ड पार्टी के साथ, जो बाकी जो 2 या उससे ज़्यादा पार्टी अगर होती है तो वो कंप्लीट ट्रांजेक्शन होता है। इसमें मिनिमम ये है कि मतलब 2 पार्टी और उससे ज़्यादा होना चाहिए ट्रांजेक्शन, तभी वो उसके अंदर आता है, तभी वो कंप्लीट ट्रांजेक्शन बोला जाता है। इसके अलावा ऑफर क्या होता है यहाँ पे, ओवरकमिंग अनसर्टेनिटी जो होती है, अब एबिलिटी टू मीट ऑब्लिगेशन, फैसिलिटेट करता है कस्टडी, कैश, सिक्योरिटीज, अदर कोलैटरल्स, जो कि ट्रांजेक्शन टाइप पे होते हैं। इसके अलावा राइकोचिट इम्पैक्ट क्या है, IMF ने वार्न करा है राइकोचिट इम्पैक्ट को एडवांस इकोनॉमीज पे, जैसे इमर्जिंग मार्केट होती है, नेशंस जो स्ट्रगल कर रहे हैं क्लो आउट पैंडमिक का, इनको इंड्यूस करते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस का। स्पिल ओवर हो सकता है आपका डेवलपिंग वर्ल्ड में या डेवलप वर्ल्ड में, बहुत ज़्यादा ये इम्पैक्ट करता है, उसको बढ़ा भी सकता है ये। राइकोट इम्पैक्ट क्या है, प्रोनाउंसिएशन शायद गलत होती है, इसका नाम है ट्रांसफ़र इफेक्ट। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट करता है जो हेल्प करता है। आज की बात करें तो रिस्क इंक्रीज़ होता है इंटरेस्ट रेट पे, वाइल अगर कुछ भी ग्रोथ ना हो तो इमर्जिंग नेशंस को बहुत दिक्कत हो सकती है। लिमिट करता है एबिलिटी टू सर्विस डेप्थ, देयर बाय हर्ट करता है डेवलप नेशन को, ग्लोबल सप्लाई चेन को। एंकर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो LIC देख रही है फंड को रेस कर रही है 25,000 करोड़ का एंकर इन्वेस्टर्स से। तो एंकर इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो इनवाइट है कि वो सब्सक्राइब कर सकते हैं शेयर्स को बिफोर द इनिशियल पब्लिक ऑफर्स। जब भी कोई शेयर बिकता है तो IPO से वो आता है, पर उनसे पहले ही इनको हो जाता है। तो हर एंकर इन्वेस्टर्स को रिक्वायर्ड है कि वो इन्वेस्ट करे 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट करें मिनिमम। एंकर इन्वेस्टर्स बेसिकली इन्हांस करते हैं कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स का और गॉज करते हैं डिमांड ऑफ IPO मार्केट में। तो ये बड़े लोग होते हैं एंकर इन्वेस्टर्स जो होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो न्यूज़ है नेक्स्ट वो है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन न्यूज़ में जो रहे हैं। पहला है नेटवर्क ऑफ ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, तो RBI ने जॉइन करा है सेंट्रल बैंक सुपरवाइजर नेटवर्क, जो ग्रीनिंग के लिए है फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एज अ मेंबर। तो क्वेश्चन आता है नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम है क्या। तो ये ग्रुप ऑफ सेंट्रल बैंक्स है जो सुपरवाइज करता है और शेयर करता है बेस्ट प्रैक्टिसेस और कंट्रीब्यूट करता है डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट या क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट में फाइनेंशियल सेक्टर पे। सिस्टम लॉन्च हुआ था पेरिस वन प्लैनेट समिट में 2017 में। इसके अलावा इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल जो है पोर्टल लॉन्च हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा। एम इसका ये प्रमोट करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इम्प्रूव करता है कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट रिजीम इन कंट्री में। पोर्टल इन्वेस्टार्ज करता है कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू लेजिस्लेचर पॉलिसी रिफॉर्म्स जो अंडरटेक होती है। इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पैरामीटर्स है इसमें, रैंक करा है 162
163 2019 के रैंकिंग के हिसाब से। यहाँ पे ये प्रोवाइड करता है एक्सेस इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो आपकी कमर्शियल केसेस पे होती है, जो कि होती है डेडिकेटेड कमर्शियल कोर्ट्स में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता में। इसके अलावा पोर्टल प्रोवाइड करता है रिपोजिटरी कमर्शियल लॉज के जो रेडी रेफरेंस के लिए होते हैं। इसके अलावा टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की बात करें तो भूटान TIWB पोर्टल जो लॉन्च हुआ था पार्टनरशिप के साथ हुआ था इंडिया के साथ, तो इंडिया और भूटान का ये पोर्टल है जो लॉन्च हुआ है, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स। ये इंडिया के लिए भी इम्पोर्टेंट है। भूटान का एम ये है कि वो स्ट्रेंथन करता है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, फोकस करता है बड़े सारे प्रोग्राम से जो एरिया है इंटरनेशनल टैक्सेशन, और ट्रांसफर करता है प्राइसिंग। TIWB एक जॉइंट इनिशिएटिव है UNDP का, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, जो कि इनेबल करता है शेयरिंग ऑफ टैक्स ऑडिट नॉलेज और शेयर करता है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपिंग कंट्रीज़ में। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट की हम बात करें BRSR, तो सेबी ने, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इशू करा है एक सर्कुलर नोटिफाइंग न्यू डिस्क्लोजर नॉर्म सस्टेनेबिलिटी, जो रिपोर्ट करता है 1000 लिस्टेड कंपनीज में, मार्केट कैप है इसमें फाइनेंशियल ईयर 23 का। रिपोर्ट जो है BRSR फॉर्मेट के अंदर आता है। BRSR एक नोडल डिपार्चर है फ्रॉम एग्जिस्टिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, और ये इम्प्रूव करता है आपका सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ होता है। बड़े सारे कंपनीज प्रोवाइड करते हैं एक ओवरव्यू मटेरियल इन्वायरमेंट का, सोशल गवर्नेंस रिस्क का, अपॉर्चुनिटी जो अप्रोच करता है, मिटिगेट करता है, अडाप्ट करता है रिस्क अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन। इसी के साथ ही न्यूज़ खत्म होती है। सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो, और आपको ऐसे ही कुछ डेली के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेकआउट सकते हो, डेली आती है वीडियोस, तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सी यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप अमेज़ॉन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो।